हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉग्निटिव लर्निंग के पार्ट 2 में पहुंच गए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट 1 का डिस्कशन किया हुआ है। आज हम लोगों का ये वीडियो पार्ट 2 है कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मेथड ऑफ इफ़ेक्टिव लर्निंग। मतलब क्या है कि लर्निंग में कौन कौन से प्रभावशाली विधियां हैं जिसके द्वारा लर्निंग को बहुत ही आसानी से इजी वे में यूज़ किया जा सकता है। तो पहली क्या है, यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज डील किया हुआ है इसको। द फर्स्ट इज स्पेस्ड एंड मास्ड मेथड, मतलब विराम और अविराम विधि। ठीक है। नंबर बी, होल एंड पार्ट मेथड, मतलब पूर्ण एवं आंशिक विधि। नंबर सी, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। नंबर डी इज लर्निंग बाय इमिटेशन। नंबर ई, लर्निंग बाय डूइंग। देन रॉट मेथड और लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो मैं अभी सबको यहाँ पे एक एक करके आप लोगों को क्लियर करेंगे। व्हाट इज स्पेस्ड एंड मास्ड मेथड? तो मैं आपको बता दूँ, ये विराम और अविराम विधि जो है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सरल और जटिल कार्यों को करने के क्रम में जो भी विधियां आई है अभी तक, इसके बाद सीखने के संबंध में कठिन समस्याओं के लिए अनेक विधियों का विकास हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारा ये स्पेस्ड एंड मास्ड मेथड है। इसके अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया में विश्राम का काफ़ी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह विधि सीखने की विषय वस्तु पर काफ़ी प्रभाव डालती है, लेकिन यह विषय वस्तु सीखने पर भी निर्भर करती है। जब किसी विषय का सीखने में थकान का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है या विषय वस्तु लंबा हो जाता है, तब विराम विधि जो है सो हमारा उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, विराम विधि तब उपयोगी सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर कम लंबा समय वाला विषय वस्तु है, उसको सीखने में अविराम विधि उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। लेकिन इसको उस टाइम अगर आप किसी लंबे चीज़ को सीख रहे हैं तो उस सीखने में विराम विधि काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। ठीक है, विराम विधि क्या है आप लोगों को मैंने बता दिया है। और अविराम विधि क्या है? जब लंबे विषय वस्तु के सीखने में, मतलब जो कम लंबे होते हैं, ठीक है, उसको सीखने में अविराम विधि काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। द नेक्स्ट इज होल एंड पार्ट मेथड। ठीक है, मतलब पूरे विषय को एक साथ सीखना या खंडों में बांट बांट कर सीखना एक महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, इससे सीखने में काफ़ी हेल्प होती है। और ये जो है पूर्ण एवं आंशिक विधि, ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण विधि है। जैसे कि मैं बता दूं, जब एक छोटा बच्चा 3-4 लाइन की कविता को एक का एक आसानी से सीख जाता है, पर उसी कविता को अगर 8-10 लाइन हो या फिर 12 लाइन के हो अगर वो हो, तो उस विषय वस्तु को खंडों या टुकड़ों में बांटकर सीखना ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। तो ये था हमारा होल एंड पार्ट मेथड। ओके, द नेक्स्ट इज लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? इसका मतलब है निरीक्षण द्वारा सीखना। तो यह सीखने के सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण विधियों में से एक है, ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, तो निरीक्षण द्वारा सीखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और यह विधि सभी प्राणी स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस विधि की एक विशेषता यह है कि मैं आपको बता दूं, इसमें जो मतलब आँखों के अलावा अदर रिसेप्टर जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कान, नाक, स्किन, ये भी इसमें शामिल हैं। इस विधि का प्रयोग करके बच्चे बहुत ही आसानी से बड़ों के व्यवहार के हाव भाव को सीख लेते हैं।
तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड से आप लोगों को जैसा कि पता चल रहा है ये है निरीक्षण विधि। इसमें मैं आपको बता दूं कि इससे बच्चे भी इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट इज लर्निंग बाय इमिटेशन, मीन्स नकल से सीखना। तो आपको मैं बता दूं कि हर ह्यूमन नेचर में नकल करने का एक जो स्वाभाविक गुण होता ही है, और ये नकल की प्रवृत्ति जो है सो पूरे जीवन भर चलती रहती है। छोटे बच्चे भी किसी बड़े को देखकर ही कुछ बातें सीखते हैं, बड़े भी अपने किसी एक आइडियल को देखकर ही, रोल मॉडल मानकर ही उसे उनकी नकल करते हैं। और जो यंग जनरेशन है वो भी किसी अपने नायक या नायिकाओं मतलब एक्ट्रेस को अपने लाइफ में उनका इस्तेमाल करते हैं रोल मॉडल के रूप में। तो ये था हमारा लर्निंग बाय इमिटेशन, मतलब नकल से सीखना। द नेक्स्ट इज लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। करके सीखना क्या है? जैसे कि किसी कार्य को सीखने का व्यवहारिक तरीका होता है उसे स्वयं करना। मतलब किसी भी कार्य को आप तभी अच्छे से सीख सकते हो, बोलते हैं ना हम लोगों के साइकोलॉजी में, जैसे कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या है न, खुद से जो काम किया हुआ होता है उसके दौरान होने वाली समस्याओं को इंसान समझ पाता है और अपने सूझबूझ के तरीके से वो अपनी समस्याओं का हल भी अनेक प्रयत्नों और भूलों के द्वारा खोजने का प्रयास करता है। मतलब कार्य करके सीखने से क्या होता है प्राणी, उसमें जो भी समस्याएं के दौरान जो भी उसमें उलझन आती है, उसमें कई तरह के प्रयत्न होते हैं, कई तरह की त्रुटियां होती हैं, इन सभी के बावजूद भी वो कुछ भूलों के द्वारा भी अपने कुछ वो लर्निंग को सीख लेता है। द नेक्स्ट इज रॉट मेथड और लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यह क्या है? रटकर या समझकर सीखना। तो मैं बता दूं तो छोटे बच्चे और स्टूडेंट्स होते हैं इस विधि का प्रयोग बहुत ज़्यादा ही करते हैं। बहुत बार जिनका अर्थ समझने और याद करने का प्रयास किया जाता है उसका हम दिन प्रतिदिन में, जैसे फ़ोन नंबर हुआ, कार्ड नंबर हुआ या अपने बैंक के खाता संख्या को सीखने और याद करने में भी करते हैं। ये जस्ट एग्जांपल है आपके लिए ताकि आप समझ सको कि रटकर मेथड क्या है। तो रटकर मेथड से आप अपने फ़ोन नंबर रटकर याद करते हो, कार के नंबर हुए, बैंक खाते के नंबर हुए। छोटे बच्चे भी अक्सर विषय को मतलब उसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए ज़्यादा रटकर मतलब रटने का यूज़ करते हैं। पर अधिक कठिन या लंबे विषय वस्तु को जब रटकर याद किया जाता है तो सीखना संभव नहीं हो पाता है। तब समझकर सीखना अधिक सुविधाजनक होता है। समझकर सीखना क्या होता है? अधिक सुविधाजनक होता है। उस टाइम ये मेथड बहुत ही यूज़फुल है। तो रटकर याद करना सीखने का एक सरफेस जो है सो अप्रोच है, और समझकर याद करना विषय को गहराई तक समझने का दृष्टिकोण भी है। तो ये था हमारा रटकर या समझकर मेथड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो इस फैक्टर के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। सबसे पहला फैक्टर तो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर है। द सेकेंड इज सोशल फैक्टर्स, देन थर्ड इज अदर्स फैक्टर्स। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इसके आने वाले पार्ट्स को आपके सामने जल्दी से जल्दी अपडेट करें। और आपको किस टाइप के वीडियो पसंद है, किस टाइप के थ्योरी, किस टाइप के नोट्स चाहिए, वो भी आप एक बार ज़रूर बोलें ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग ही अपने नोट्स को अपडेट करते रही। तो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट जो है फैक्टर्स है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो इसको हम लोग पहले डील करते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर है क्या।
बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत जो है सो जैविक कारक बच्चों के शारीरिक अवस्था से संबंधित होते हैं, जैसे कि बच्चे की उम्र, मैच्योरिटी, हेल्थ, सेक्स आदि बहुत ज़्यादा ही इस पर डिपेंड करता है। तो सीखना एक नेचुरल और प्राकृतिक प्रदत्त प्रक्रिया है। बहुत से व्यवहार प्राणी उम्र के साथ साथ ही सीख सकता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ व्यक्ति में परिपक्वता आती है। अच्छा स्वास्थ्य प्राणी के सीखने की प्रक्रिया को भी काफ़ी हेल्प करती है। इसी प्रकार उसका यौन भी उसके प्रभाव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। द नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स, मतलब सामाजिक कारक। तो मैं बता दूं आपको कि प्राणी जिस वातावरण या समाज या माहौल में रहता है, उसका भी प्रभाव उसके सीखने की प्रक्रिया को काफ़ी अफेक्ट करती है। जैसे इसके अंतर्गत उसके फैमिली, परिवार के सदस्य, पास पड़ोस की माहौल, ये सभी जो है सो सीखने में काफ़ी काफ़ी हद तक इनका योगदान रहता है। द सेकेंड इज एक और फैक्टर्स है, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होती हैं। तो इसका मैंने यहाँ पे नोट करना मैं भूल गई हूँ, तो मैं अभी कर दे रही हूँ। द नेक्स्ट इज एक और है इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर। चलिए, एक ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किस तरह से लर्निंग की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, इस पे हम लोग देखते हैं अभी। तो सीखना जो है सो मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, ठीक है। इसलिए यह सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण कारकों में भी एक है। इसका प्रभाव सभी प्राणियों पर पड़ता है, पर मनुष्य में यह प्रभाव कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट रूप से नज़र आता है, क्योंकि जो मनुष्य के पास इंटेलिजेंस है, इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है, इमोशनल स्टेट है, एप्टीट्यूड है, प्रैक्टिस है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है, अटेंशन है और नॉलेज ऑफ रिजल्ट भी होती है, जो सीखने की प्रक्रिया को काफ़ी प्रभावित करती है। ये सब वैज्ञानिक कारक है, मतलब मनोवैज्ञानिक कारक है, जो सीखने की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, क्योंकि अब वो अपने व्यक्ति का जो बुद्धि है सीखने की प्रक्रिया में समुचित रूप से वो उपयोग करते हैं। फलतः वे सीखने के द्वारा जो भी उपयुक्त विधि का हो सके वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद जो है एक है अदर्स इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको यहाँ पे डील कर रही हूँ। आप देख सकते हो इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है यहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर में जो अदर्स फैक्टर है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो है सीखने की प्रक्रिया को जो कुछ बहुत से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं, फैक्टर्स भी हैं, जैसे सीखने की विधि में सही लर्निंग के प्रोसेस को सेलेक्ट करना, ठीक है, या फिर सीखने के प्रभाव को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। सही विधि का इस्तेमाल करके सीखे जाने वाले विषय वस्तु की सार्थकता, लंबाई और कठिनाई स्तर पर भी निर्भर करता है। अब ये था हमारा इम्पोर्टेंस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग फिर से वेट करो, मैं अगला वीडियो जल्दी ही इसके लिए बनाऊंगी। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड, कमेंट्स में ज़रूर लिखो कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। मैं चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट है एक क्रिटिकल सब्जेक्ट, बट ऐसी कुछ बात नहीं है, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं नोट्स को पहले खुद तैयार करती हूँ और फिर इसके बाद आप लोगों को डील करती हूँ। ये अगर नोट्स आप पढ़ लोगे तो आपको कॉलेज या एग्ज़ाम में कोई भी पास होने से, अच्छे मार्क्स से पास होने में कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती है, बट कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों के लिए इतना करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है,
बट आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।